मानव इतिहास की शुरुआत से ही हम सभी आसमान की तरफ देखकर हैरान होते आए हैं। हमारे पूर्वजों के अनुमान और आधुनिक विज्ञान की मदद से हम ये जान पाने में सफल हो पाए कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी जगह आखिर कहां पर है। लेकिन खुद को जान पाने का ये सफर बहुत लंबा रहा। एक वक्त था जब धरती ब्रह्मांड का केंद्र मानी जाती थी और सभी का अनुमान था कि सूर्य और बाकी ग्रह धरती के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर कोई इस पर सवाल भी खड़ा करता तो उसे कड़ी सजा दी जाती, क्योंकि प्राचीन रोम में ये माना जाता कि इस पर सवाल खड़ा करना भगवान को चुनौती देना है। लेकिन वक्त के साथ सब सामने आ गया। धीरे धीरे इंसान की तरक्की के साथ हमें मालूम हुआ कि हमारी इस ब्रह्मांड में जगह आखिर कहां पर है। आइए चलते हैं एक छोटे से सफर पर, जहां हम हमारे घर यानी धरती से लेकर ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक का सफर तय करेंगे। इस सफर को तय करने के लिए हम समय सीमा से नहीं बंधे। हम अपनी कल्पनाओं के आधार पर इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी आ जा सकते हैं। इस सफर को शुरू करने के लिए चलिए धरती से परे चलते हैं। धरती जो हमारा घर है और हमारी जानकारी में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर जीवन मौजूद है। शुरुआत करते हैं हमारे सबसे करीबी पड़ोसी चंद्रमा से, जहां पर धरती जैसा कुछ भी नहीं है। न पानी, न वातावरण और न ही जीवन। ऐसा माना जाता है कि इसका जन्म आज से 4.5 अरब साल पहले धरती से मंगल ग्रह जितना बड़ा पिंड टकराने से हुआ था। उस टक्कर से निकला मलबा धीरे धीरे इकट्ठा हो गया, जो आगे चलकर हमारा चांद बना। हमारा सूर्य हमारे सौर मंडल की सबसे बड़ी ताकत है और धरती पर जीवन के लिए जिम्मेदार है। इसकी ग्रेविटी के प्रभाव से ही हमारी समूची सौर व्यवस्था टिकी है, जिसकी शुरुआत मरक्यूरी यानी बुध ग्रह से होती है। बुध की धरती क्रेटरों से अटी पड़ी है और बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसी नजर आती है, जो साबित करता है कि यह भूवैज्ञानिक रूप से अरबों सालों तक बेजान रहा होगा। अब तक 2 अंतरिक्षयान बुध ग्रह पर जा चुके हैं। मैरिनर 10 सन 1974 से 1975 के बीच 3 बार इस ग्रह की यात्रा कर चुका है। मैसेंजर यान 2004 में नासा द्वारा छोड़ा गया था। इसने 2011 में बुध ग्रह के चक्कर लगाए और इससे पहले जनवरी 2008 में इसने बुध के कभी न देखे गए हिस्से की हाई क्वालिटी इमेजेस भेजी। बुध के लगभग 50% हिस्से का नक्शा बनाया जा चुका है, लेकिन सूर्य के काफी पास होने की वजह से होने वाले अत्यधिक प्रकाश और चकाचौंध से हबल दूरबीन इसके बाकी हिस्से का नक्शा नहीं बना पाती। हमारा अगला पड़ाव है शुक्र यानी वीनस। इसका आकार, गुरुत्वाकर्षण और संरचना कुछ कुछ धरती के जैसा है। वीनस एसिड से भरे बादलों की मोटी चादर से ढका है, जिसकी वजह से इसकी सतह हमें धरती से नजर नहीं आती। इसकी सतह पर काफी मात्रा में ज्वालामुखी मौजूद है, इतने कि 100 किलोमीटर के दायरे में ही 150 से ज्यादा बड़े आकार वाले ज्वालामुखी मिल जाते हैं। ऊपरी सतह पर भारी मात्रा में बादल होने के बावजूद वीनस पर बारिश नहीं होती। हालांकि सतह से कुछ किलोमीटर ऊपर तेजाब की बारिश होती है, लेकिन वो सतह के 25 किलोमीटर ऊपर ही भाप बन जाती है। अध्ययन बताते हैं कि अरबों सालों पहले इसकी सतह पर पर्याप्त मात्रा में पानी मौजूद था, जो समय के साथ भाप बनता रहा और एक अलग तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ। वीनस पर जीवन नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसके निचले और बीच की बादलों की परतों में रहने लायक माहौल मौजूद है, यानी वीनस अब भी जीवन की दौड़ से बाहर नहीं हुआ। हमारे सफर का अगला पड़ाव है मंगल यानी मार्स। 1965 में भेजे गए मैरिनर 4 से
अब तक भेजे गए सभी मंगलयानों से मिली जानकारी हमें ये बताती है कि सौर मंडल के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल पर जीवन और पानी होने की संभावना सबसे ज्यादा है। धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर मंगल को वैज्ञानिक इस नजर से देखते हैं कि भविष्य में इस पर बस्ती बसा पाएंगे। इसके आगे मौजूद है एस्टेरॉयड बेल्ट, जो मार्स और जुपिटर के बीच रहकर सूर्य के चक्कर लगाती है। और यह है हमारी सौर व्यवस्था का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति। अपने 4 बड़े और दर्जनों छोटे चंद्रमाओं के साथ जुपिटर अपने आप में एक छोटे सोलर सिस्टम के जैसा है। अगर सौर व्यवस्था के बाकी सारे ग्रहों को मिला लिया जाए तब भी वे भार में जुपिटर का मुकाबला नहीं कर सकते। इसकी सतह पर है इसका ग्रेट रेड स्पॉट। भयंकर तूफान से बना ये लाल धब्बा हमारी धरती से 3 गुना बड़ा है। अनुमान है कि इसका ये तूफान पिछले 350 सालों से नहीं थमा। हमारा अगला पड़ाव है शनि, जो अपने शाही छल्लों से घिरा है और बेहद खूबसूरत नजर आता है। ये छल्ले बर्फ के कणों से मिलकर बने हैं और शनि की सतह से ऊपर लाखों किलोमीटर तक फैले हैं। कुल 62 चंद्रमा शनि के चक्कर लगाते हैं, जिनमें से टाइटन सबसे बड़ा और वायुमंडल को कैद कर कर रखने वाला सोलर सिस्टम का एकमात्र चंद्रमा है। इसके आगे मौजूद हैं यूरेनस और नेपच्यून, सौर व्यवस्था के सबसे बाहरी प्लेनेट, जो हमारे पूर्वजों की जानकारी से बाहर थे और जिनका पता इंसानों को टेलीस्कोप की खोज के बाद ही लग पाया। इन बाहरी प्लेनेट के आगे है कुइपर बेल्ट, जो पिछली वाली एस्टेरॉयड बेल्ट से 20 गुना चौड़ी और 200 गुना ज्यादा फैली है, जिसमें लाखों की संख्या में खगोलीय वस्तुएं मौजूद हैं, जो ठंड से जमे पानी, मीथेन और अमोनिया की बनी है। मानो लाखों छोटी छोटी बर्फ से बनी दुनिया यहाँ तैर रही हो, और हमारा प्लूटो इन्हीं में से एक है। और इसके आगे है मानव इतिहास का सबसे महान अंतरिक्षयान वॉयेजर 1, जो अपने 40 साल के सफर को पूरा कर सौर मंडल से भी बाहर जा चुका है। ये हमसे लगभग 19 अरब किलोमीटर दूर है। ये मानवों द्वारा भेजा गया ऐसा यान है जिसने इंसानों को सबसे ज्यादा सौर मंडल के छिपे रहस्यों के बारे में बताया। हम आगे किसी और वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी आगे चलते हैं। इससे आगे आकर हमारा सौर मंडल लगभग खत्म हो जाता है और यहाँ से हमारा सूर्य एक आम तारे की तरह दिखाई पड़ता है। हम अपने सूर्य से इतनी दूर आ चुके हैं कि उसके प्रकाश को भी यहाँ आने में 1 साल लग जाता है। लेकिन यहाँ भी सूर्य की ग्रेविटी का असर खत्म नहीं हुआ है। अरबों की संख्या में छोटे छोटे कॉमेट्स अब भी सूरज के खिंचाव की वजह से यहाँ बने हुए हैं। धूमकेतु यानी कॉमेट्स का विशाल बादल यहाँ से हमारे सौर मंडल को घेरे हुए है, जिसे हम ऑर्ट क्लाउड कहते हैं। ये एक ऐसा विशाल बादल है जहाँ एक कॉमेट से दूसरे कॉमेट की दूरी करोड़ों किलोमीटर में है। इसलिए ऑर्ट क्लाउड वाकई में है या नहीं, इसका कोई सबूत हमें अभी तक नहीं मिला है। इसके अनुमान सिर्फ वैज्ञानिक आधार पर लगाए जाते हैं। माना जाता है कि ये बादल हमारे सौर मंडल की गुरुत्वाकर्षण सीमा पर है, जिसके बाद सूरज का खिंचाव बहुत कम रह जाता है और यहीं पर आकर हमारे सोलर सिस्टम का भी अंत होता है। लेकिन हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, आगे और भी रोमांचक यात्रा जारी है। अब हम ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जो गुप्त अंधेरे से भरी है। हम यहाँ इंसानी आंखों से कुछ नहीं देख सकते, इसलिए हमें यहाँ इंफ्रारेड विजन की जरूरत है। इंफ्रारेड से देखने पर हमें इस अंधेरे में और भी कुछ अद्भुत दिखाई देने वाला है।
ये है रोग प्लेनेट, ऐसा ग्रह जिसका कोई तारा नहीं है और जो इस अंधेरे में अकेला भटक रहा है। हमारी गैलेक्सी में ऐसे प्लैनेट्स की संख्या करोड़ों में हो सकती है। ये प्लैनेट परिवार के उन सदस्यों की तरह है जो अपने बनने के समय अपने साथियों से बिछड़ गए थे। ये रोग प्लैनेट्स ऊपर से भले ही बर्फ की मोटी चादर से ढके हों, लेकिन इनके केंद्र में पानी का विशाल समुद्र भी हो सकता है और क्या पता वहां जीवन किसी और रूप में सांसें ले रहा हो। अब हम अपने सफर का अगला पड़ाव खत्म करने के करीब हैं। हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को गौर से देखते हैं। यहाँ चमकता हर बिंदु अपने आप में एक तारा है और हम हमारी गैलेक्सी में इस बिंदु पर मौजूद हैं। गैलेक्सी के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर। यहाँ पर हमारे सफर का एक और पड़ाव खत्म होता है। अब हम अपने घर से इतनी दूर आ चुके हैं कि प्रकाश को भी यहाँ आने में हजारों साल लग जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से अपनी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा को देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी बहुत तेजी से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रही हैं और करीब 4 अरब साल बाद ये आपस में टकरा जाएंगी। ऐसी ही ढेरों छोटी बड़ी गैलेक्सी मिलकर एक लोकल ग्रुप बनाती हैं। इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि हम यहाँ से अपनी गैलेक्सी को ढूंढ भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप इसे देखकर हैरान हैं, तो ये जानकर आप दंग रह जाएंगे कि ऐसे ही हजारों लोकल ग्रुप मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं। यानी एक सुपर क्लस्टर में ऐसी हजारों लोकल ग्रुप हो सकते हैं और यहाँ पर आकर हमें जो प्रकाश का छोटे से छोटा बिंदु दिखाई पड़ता है, वो अपने आप में एक पूरी गैलेक्सी है, जिनमें हर गैलेक्सी में अरबों तारे जमा हैं। इस सुपर क्लस्टर को भी हम हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा हिस्सा ही कहेंगे, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में 1 करोड़ सुपर क्लस्टर होने की संभावना है। 1 करोड़ सुपर क्लस्टर मिलकर हमारे ब्रह्मांड को बनाते हैं, यानी इसे हम हमारा यूनिवर्स कह सकते हैं। और यहीं पर आकर हमारे विज्ञान की भी सीमा समाप्त होती है। इससे आगे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए इसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स या ज्ञात ब्रह्मांड कहते हैं। इसी ब्रह्मांड में खरबों की संख्या में गैलेक्सियां समाई हैं और इसका व्यास यानी डायमीटर लगभग 91 अरब प्रकाश वर्ष है। यानी इसके एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचने में प्रकाश को भी 91 अरब साल लगेंगे। लेकिन ये केवल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज है। पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये हमें नहीं पता। शायद ये अनंत भी हो सकता है। क्या यहीं पर आकर इन सब का अंत होता है? कुछ लोग इसे अंत मानते हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि सारे तारे, गैलेक्सीज और सुपर क्लस्टर से बना ये ब्रह्मांड समुद्र में तैरती एक बूंद की तरह है, जहां इसके जैसे और ब्रह्मांड होने की अनगिनत संभावनाएं हो सकती हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। 2 या 2 से ज्यादा ब्रह्मांड वाले इस सिद्धांत को हम मल्टीवर्स यानी महाब्रह्मांड कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा है और ये अंदाजा गलत भी हो सकता है। क्या आप भी अब बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं? मैं भी। मानो जैसे इस अनंत ब्रह्मांड में हमारा कोई वजूद न हो। लेकिन हमारी सोच छोटी नहीं है। वैज्ञानिक आधार पर ही हमने इन सब बातों का पता लगाया है। याद कीजिए वो समय जब टेलीस्कोप का आविष्कार तक नहीं हुआ था। तब जहां तक इंसान देख सकता था, केवल वहीं तक हमारी दुनिया थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। हमने बीते कुछ सदियों में बहुत कुछ हासिल किया है और आगे भी करते रहेंगे। वक्त की सीमा को तोड़ना शायद नामुमकिन हो, लेकिन अपनी विज्ञान की सीमा को हम और आगे लेकर जा सकते हैं।
अब नहीं तो कुछ 100 साल बाद हम ब्रह्मांड के कुछ और राज जानने में सफल जरूर होंगे।